सर हमने एक एरिया कवर करना है मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। अब देखें सर, ये जो एरिया स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना, मोस्टली सेंट्रिक है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप पे, ठीक है ना। ये मोस्टली उसी पे सेंट्रिक है, तो ज़्यादा आसानी के लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि हम उसी रिलेशनशिप को बेस बना के इस कॉन्सेप्ट को समझें। से मिसाल के तौर पर सर, एक कंपनी है, कंपनी ए, उसने अपने एक एम्प्लॉय से ये कहा, एम्प्लॉय जेड से, कि यार तुम कंपनी के साथ 3 साल स्टे करो, ठीक है जी, 3 साल सर्विस कंडीशन है, 3 साल रुको, अगर तुम 3 साल कंपनी के साथ रुकते हो तो हम तुम्हें 50,000 शेयर्स दे देंगे तीसरे साल के एंड में, जब तुम 3 साल पूरे करोगे। अब अज्यूम करते हैं वो 2 साल रुक जाता है। 2 साल रुकने के बाद फिर उसका 1 साल रह गया। अब हम सेकंड ईयर के एंड पे या तीसरे साल के स्टार्ट पे जाके उसको ये कहते हैं, नहीं भाई अब सर्विस कंडीशन 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 5 साल। देखिए ये उसके साथ है नाइंसाफी, ठीक है जी, ये उसके साथ है नाइंसाफी, ठीक है जी। या मिसाल के तौर पर हमने अपने एम्प्लॉय को एक कंडीशन ये दी हो कि आप एक काम करें, कंपनी के लिए 3 मिलियन रुपए की जो है वो मंथली सेल्स लेकर आए। एम्प्लॉय ने पूरी जान मार के सर 2.9 मिलियन की सेल्स ले आई है, बस 1 लाख की सेल्स लानी है। उसको हमने कहा भाई टारगेट चेंज, टारगेट इज नाउ 4 मिलियन, शेयर आपको जब मिलेंगे जब आप 4 मिलियन पे जाओगे। सर ये उसके साथ नाइंसाफी है। अब देखें सर, मॉडिफिकेशन को स्टैंडर्ड 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है जी। मॉडिफिकेशन या तो बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयज होगी या बेनिफिशियल टू कंपनी होगी। सर याद रखिएगा, एक पीनल प्रोविजन है, ठीक है जी, एक कह लो सजा है कि आप ऐसी मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग नहीं करोगे जो कंपनी के बेनिफिट है, ठीक है ना। आप सिर्फ वही अकाउंट फॉर करेंगे जो बेनिफिशियल एम्प्लॉय के लिए। जो नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि सर मैं ये वर्ड ही हटा देता हूं, मैं इसको इस तरह यूज कर लेता हूं, नॉन बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है जी। सर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस आपको अकाउंट फॉर नहीं करनी, इनकी अकाउंटिंग नहीं करनी, हो गई है लेकिन इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी। इससे सर एक कंपनी अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, हमने अकाउंटिंग सिर्फ किसकी करनी है, बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस की, नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। इसको नोट कर लें सर पहले कि अकाउंटिंग सिर्फ किसकी करनी है, बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस की, नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सर, बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस कितने टाइप की हो सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर। ए सर, रीप्राइसिंग इन केस ऑफ ऑप्शंस, ठीक है जी। जरा इसको समझना सर। मिसाल के तौर पर सर, आपने एक एम्प्लॉय को कहा कि यार कंपनी का एक शेयर, चाहे उसकी जो भी फेयर वैल्यू हो, आप उसको खरीद सकते हो से 50 रुपए में। एक्साइज प्राइस कितनी है ना, 50 रुपए। 50 रुपए में आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है जी। 3 साल कंपनी के साथ काम करो, you will be able to purchase 10,000 shares at ₹50 no matter what their fair value is, ठीक है जी। 3 साल कंपनी के साथ काम करो, हम तुम्हें देंगे ऑप्शन टू परचेज 10,000 शेयर्स एट ₹50। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर 3 साल के बाद, मिसाल दे रहा हूं, इस शेयर की वैल्यू निकलती है सर 180, तो बताओ एम्प्लॉय कितने में खरीदेगा इसको, 50 में। एम्प्लॉय को कितने का फायदा हो जाएगा, 130 का। एम्प्लॉय को शेयर फ्री में नहीं मिलेगा, 50 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, कंपनी के शेयर की जो भी फेयर वैल्यू होगी, एम्प्लॉय ने जो एक्साइज प्राइस पे की है, उसके बाद जो बचा सर, ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, ऐसा। ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल, ये एम्प्लॉय का टेक्निकली फायदा 130 रुपए का। 180 वाली चीज वो कितने में खरीद रहा है, 150 में। अच्छा, बाज़ औक़ात होता ये कि सर फेयर वैल्यू काफी नीचे आ जाती है। जैसे फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर 52 रुपए हो जाए, ठीक है जी, तो कितने रुपए का फायदा नजर आ रहा है सर एम्प्लॉय को, 2 रुपए का। अब एम्प्लॉय आया, उसने कहा 3 साल काम करूं और 2 रुपए का फायदा हो, मैं लानत बेचता हूं उसमें। तो सर अगर फेयर वैल्यू नीचे आ रही होती है तो कंपनीज बाज़ औक़ात करती हैं कि अपने ऑप्शन को रीप्राइस कर देती है। क्या कर देती हैं, रीप्राइस करेगी किस तरह, वो एक्साइज प्राइस को कम करके से 30 रुपए कर देगी कि ठीक है यार, तुमसे ये कहा था कि तुम 50 रुपए देना, तुम 30 रुपए दो। अब बताओ सर, ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है। हाँ सर, ऑब्वियसली बेनिफिशियल इसलिए है एम्प्लॉयज के लिए कि एक्साइज प्राइस कम होने से सर उनका जो बेनिफिट है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी, यानी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बढ़ जाता है। सर व्हाट इज दिस, दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। व्हाट इज दिस सर, दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ
ऑप्शन, यानी सर मेरे को एम्प्लॉय को फायदा कितना नजर आ रहा है सर 130 रुपए का शुरू में, बाद में जाके उसका सत्यानाश हो गया, 2 रुपए का फायदा रह गया, तो हमने अपने ऑप्शन को क्या कर दिया, रीप्राइस कर दिया। रीप्राइस कैसे किया सर, उसकी एक्साइज प्राइस कम कर दी। तो आइंदा के बाद अगर ये वर्ड सुनो रीप्राइस, इसका मतलब है एडजस्टिंग एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी, एक्साइज प्राइस आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। बढ़ाओगे हमने इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी, ठीक है, कम करोगे जो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है जी, तो रीप्राइसिंग ऑफ ऑप्शन का मतलब है रिड्यूसिंग द एक्सरसाइज प्राइस एंड इंक्रीजिंग द बेनिफिट या फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ठीक है जी, एक तो ये हो सकता है सर, रीप्राइसिंग हो सकती है। दूसरा बेनिफिट हम एम्प्लॉय को कैसे दे सकते हैं सर, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, पहले आपने उससे वादा किया था 5000 शेयर्स ले लो, अब आप उससे कह रहे हो कि 10,000 शेयर्स ले लो। ठीक है जी, मर्जी है तुम्हारी, ठीक, मतलब 10,000 शेयर्स ले लो तो मर्जी तुम्हारी, क्या मतलब फायदा ही है उसको। ठीक है जी, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी उसको फायदा हो सकता है सर। नंबर 3, रिड्यूसिंग नॉन मार्केट टारगेट। अच्छा, हम सबको पता है नॉन मार्केट कंडीशन ये है कि आपने एम्प्लॉय को ये कहा कि यार कंपनी की सेल्स बढ़ा दो, ईपीएस बढ़ा दो, ठीक है ना, कंपनी की ब्रांचेस खोल के दे दो। आपने एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया भाई 30 मिलियन की सेल्स करनी, ठीक है जी, आपने इंडिविजुअली साल की 30 मिलियन की सेल्स करनी। आपने देखा 8वें 9वें महीने में उससे नहीं हो रहा, आपने टारगेट रिड्यूस कर दिया, आपने कहा 30 छोड़ दे, तू 20 मिलियन कर दे। ठीक है जी, तो मैं कहूँगा रिड्यूसिंग दी नॉन मार्केट कंडीशन का टारगेट। ऐसा आपने सर उसको ईपीएस ज्यादा करने को कहा था, नहीं हो रहा उससे, आपने ईपीएस का टारगेट कम कर दिया। सर ये एक और तरीके का बेनिफिट है। और कैसे बेनिफिट पास ऑन हो सकता है सर, रिड्यूसिंग सर्विस कंडीशन। सर एक एम्प्लॉय को आपने कहा 5 साल रुको तो मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा, काम शुरू हुआ, आपको लगा ये बंदा तीसरे साल में छोड़ के चला जाएगा, आपने सेकंड ईयर में उसको कहा चलो एक काम करो 4 साल रुक जाओ, सर रिड्यूस कर दी सर्विस कंडीशन। तो एम्प्लॉय को फायदा होगा, जहां शेयर्स 5 साल बाद मिलने थे वो कितने साल बाद मिलेंगे, 4 साल बाद। बेनिफिट है सर ये भी। सर फिर रिड्यूसिंग मार्केट बेस्ड टारगेट। ठीक है जी, मार्केट बेस्ड टारगेट रिड्यूस करने का मतलब ये है आपने एम्प्लॉय को कहा कंपनी की शेयर प्राइस को 70 रुपए तक ले जा, 70 रुपए पर शेयर। वो अपनी पूरी जोर लगा रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा। ठीक है जी, नहीं जा पा रहा शेयर की प्राइस। हमने कहा चले काम कर 50 तक ले जा, ठीक है जी, चले काम कर 60 तक ले जा, यानी हमने सर उसके लिए टारगेट रिड्यूस कर दिया। तो सर मैं कहूँगा रिड्यूसिंग दी मार्केट बेस्ड टारगेट। अब देखिए सर मेरे पास बेनिफिट्स कितने टाइप के हैं, रीप्राइसिंग है, एक्साइज प्राइस कम कर दो, ओनली इन केस ऑफ ऑप्शन, ये शेयर के केस में नहीं होगा, ये सिर्फ किसके केस में होगा, ऑप्शंस के केस में होगा। नंबर 2 सर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सर शेयर या जो शेयर ऑप्शंस हैं उसके नंबर बढ़ा दें, या सर नॉन मार्केट कंडीशन जो सेल्स और ईपीएस से रिलेटेड रखी है उसको रिलैक्स कर दें, सर्विस कंडीशन रिलैक्स कर दें, टाइम कम जल्दी उसको शेयर्स दे दें, मार्केट कंडीशन रिलैक्स कर दें। सर ये सारी आपके पास मतलब सारे आपके पास जो है वो कह लें कि तरीके हैं एडजस्ट करने के बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन के। ठीक है जी, सबसे पहले तो इनको आप ग्रास्प कर लें, एक एक करके हम सर फिर उसके ऊपर सवाल करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।